हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, हम लोग मिशन जेआरएफ के लिए जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वो आज टेस्ट सीरीज नंबर 13 होने वाली है। और ये भी टेस्ट सीरीज जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगी। और इसमें हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? ठीक है, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही फेमस बुक है ये। आर्डवर्ड टीड की रचना है ये, तो याद रखना इसको। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्वर्ड टीड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा तुलनात्मक लोक प्रशासन के ऊपर। तुलनात्मक लोक प्रशासन विकास में सहायक कारकों को पहचानना है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में मदद की है? तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो लोक प्रशासन के परंपरागत जो सिद्धांत था या दृष्टिकोण था उसमें बहुत सारी कमियां आ गई थी, जिसकी वजह से तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सही है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है, विश्व के विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक निर्भरता जो थी वो कहीं ना कहीं कम हो रही थी। तो इसीलिए विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाने के लिए या उसके अंदर जो चीज़ें हैं कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी थी। तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। लोक प्रशासन को सामाजिक संदर्भों में प्रस्तुत करना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है तुलनात्मक लोक प्रशासन के उदय के संदर्भ में। विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन की आवश्यकता भी महसूस की गई, क्योंकि अभी तक जो परंपरागत लोक प्रशासन था उसमें केवल विकसित देशों की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा था। जबकि जरूरत क्या थी कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो नए नए विकासशील देशों का उदय हो रहा था, तो उन विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए भी जरूरी था कि किसी नए अप्रोच की जरूरत थी, जो कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के रूप में सामने आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, विकासशील देशों के प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई। तो इसके लिए भी जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय एक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में सामने आया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। सेलेक्ट द फैक्टर दैट हेल्प इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ट्रेडिशनल व्यू ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिल्कुल सही है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अब देखिए अब क्या हो रहा है कि विश्व के विभिन्न देश धीरे धीरे जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो रहे हैं, एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हो रहे हैं। देखिए, अंतर्निर्भरता अगर बात करें इंटरडिपेंडेंसी की, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादातर बढ़ी, या कह लें 1945 के बाद इंटरडिपेंडेंसी का अप्रोच ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो अब इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ी है, तो अब जो अलग अलग देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो इनके भी यहाँ पे भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी हमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए तुलनात्मक लोक प्रशासन में या कह लें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नए नए अप्रोच की जरूरत आ गई है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो बिल्कुल सही है। अब लोक प्रशासन को हम या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में देखेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा। बिना कंपैरेटिव स्टडी करे हम लोक प्रशासन का जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख पाएंगे। तो ये भी एक नीड थी। ठीक है, नीड टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अ डेवलपिंग कंट्रीज, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उन सारे सिस्टम्स का स्टडी करना है, तो इसके लिए हमें एक नई सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो CAG के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप या कह सकते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, CAD भी कह सकते हैं, CAG भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखना ये बुक है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1947 में। इस पुस्तक में यह विचार किसके द्वारा व्यक्त किया गया कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा तब तक इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता। किसने ऐसा बोला है?
तो ये ऑप्शन आपका रॉबर्ट डहेल का हो जाएगा, ठीक है। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1947, ये रॉबर्ट डहेल की बुक भी है। द आइडिया वॉज एक्सप्रेस्ड बाई whom that unless the study of public administration is a comparative, it cannot be considered a science। तो रॉबर्ट डहेल इंपॉर्टेंट थिंकर है रॉबर्ट डहेल, इनको याद रखना है। एक बार को आप वुडरो विल्सन को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन रॉबर्ट डहेल, हर्बर्ट साइमन, है ना, ये ऐसे थिंकर्स हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछे जाते रहेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की आवश्यकता। तुलनात्मक लोक प्रशासन की आवश्यकता में परंपरागत दृष्टिकोण की कमियों किसके द्वारा बताते हुए यह कहा गया कि यह दृष्टिकोण मूल रूप से वर्णनात्मक था, विश्लेषण या समस्या समाधानकारी नहीं था, जिसमें विद्यार्थी केवल एक देश के प्रशासन की जानकारी प्राप्त कर सकता था लेकिन दूसरे देश में उसकी समानताएं और अंतर देखने में वह असमर्थ था। तो ऐसा कौन कह रहा है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की आवश्यकता में परंपरागत दृष्टिकोण की कमियों को देखा गया, ठीक है। यानी कि परंपरागत जो लोक प्रशासन का दृष्टिकोण था उसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय हुआ। तो ऐसा किसके द्वारा बोला गया, कौन सा ऐसा थिंकर है, ठीक है। तो ये ड्वाइट वाल्डो हो जाएंगे आपका सही ऑप्शन, ड्वाइट वाल्डो। The shortcoming of the traditional approach of the need of a comparative public administration were pointed out by whom that is the approach was basically descriptive, not analytical or problem solving, in which the student could only gain knowledge of the administration of one of the country but was unable to see its similarities, differences with the अदर कंट्रीज। तो ड्वाइट वाल्डो, ठीक है। ड्वाइट वाल्डो जो है ये नव लोक प्रशासन के उदय के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने रोल प्ले किया था, ठीक है। जब आपने पढ़ा था कि हनी रिपोर्ट आई, फिर मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस हुआ, तो ड्वाइट वाल्डो की बुक भी आई थी उसमें। तो नवीन लोक प्रशासन के उदय में भी इनका योगदान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक और पारिस्थितिकी उन्मुखता जैसे विषय किन के अध्ययन में दिखाई देते हैं, तो ये फ्रेडरिक्स के हैं, ठीक है। देखिए दो चीज आपको ध्यान रखना है। एक, अगर जब आप चैप्टर पढ़ते हैं विकास प्रशासन का जब चैप्टर आप पढ़ते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखेंगे, शब्दों का थोड़ा सा, ठीक है। एक विकास प्रशासन आता है शब्द बार बार, एक आता है प्रशासनिक विकास, ठीक है। तो जो विकास प्रशासन, दोनों देखिए शब्दों का दोनों का मतलब है कि बहुत ज्यादा अंतर इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में विकास प्रशासन शब्द पहले आए, है ना, अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है विकास प्रशासन से, तो आपको क्या करना है, एडवर्ड बीडनर को लगाना है, एडवर्ड बीडनर, ध्यान रखना, ठीक है। विकास प्रशासन के पिता हैं। अगर शब्द प्रशासनिक विकास आए तो आपको फ्रेडरिक्स लगाना है, फ्रेडरिक्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये थोड़े से की पॉइंट्स हैं, आप इनको पकड़ के रखेंगे। अगर आपके सामने कोई अगर स्टेटमेंट आ गया कथन वाले, या कोई डेफिनेशन आ गई प्रशासनिक विकास से शुरू है, अगर वो डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के बीच में कहीं भी शब्द आपको प्रशासनिक विकास दिख जाए, तो अगर आपको 4 ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन फ्रेडरिक्स दे रखा है तो आपको आंख बंद करके फ्रेडरिक्स लगा देना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। अगर शब्द में, अगर परिभाषा में विकास प्रशासन शब्द आ जाए तो विकास प्रशासन में आपको एडवर्ड बीडनर ही लगाना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। मैं इसको कई बार, मैंने एग्जाम में कई सारी ऐसी डेफिनेशन आई थी जो अलग अलग एग्जाम में देखा है मैंने, वहां पे मैं बस 2 शब्दों को पकड़ के आता था, अगर प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन, ठीक है। इनमें अगर आप थोड़ा सा शब्दों को पकड़ लेंगे तो एडवर्ड बीडनर विकास प्रशासन से जुड़े हैं, और प्रशासनिक विकास अगर शब्द आए तो फ्रेडरिक्स लगाना है, ठीक है। ये 99% केसेस में ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, आपको कुछ देखना ही नहीं होता, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आप थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन आप फालतू कर पाएंगे, या फिर कुछ ट्रिक्स आप सीख के जाएंगे तो अदर स्टूडेंट से आप 2-4-6-10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करके आ पाएंगे, ठीक है। इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन themes such as ideographic and nomothetic and the ecological orientation appear in the studies of Fredericks, ठीक है।
विकास प्रशासन से फ्रेडरिक्स भी जुड़े हुए हैं, एडवर्ड वेडनर भी जुड़े हैं, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा क्या है, आगे पीछे करके पूछता है। एक तरफ प्रशासनिक विकास पूछ लेगा, एक तरफ विकास प्रशासन पूछ लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत कुछ उपागम दे रखे हैं, इन उपागम को मैच कराना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस में आपको क्या करना होता है, मैचिंग में अगर आप एक दो मैचिंग करा ले जाएंगे तो बहुत इजी आपके लिए हो जाता है। तो जैसे नौकरशाही व्यवस्था या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, प्रेस्थस जुड़े हुए हैं, रॉबर्ट प्रेस्थस इनका पूरा नाम है, रॉबर्ट प्रेस्थस। इनपुट आउटपुट सिस्टम आपको पता है डेविड स्टन से जुड़ा हुआ है। फिर बचता है आपका कंपोनेंट अप्रोच या घटक उपागम, ये है फैसलर, फैसलर से जुड़ा हुआ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन नंबर सी। टुवर्ड्स द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी बुक है ये, तो फैसलर की बुक है ये, ठीक है। सॉरी, ये फैसलर की बुक नहीं, आई थिंक, एक सेकंड, टुवर्ड्स द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है विलियम सापिन की, ठीक है। विलियम सिपिन कहीं पे लिखा रहता है, कहीं सिफिन लिखा रहता है ना, तो विलियम सिफिन की बुक है ये, एग्जैक्ट आप करेक्ट ऑप्शन आपका विलियम सिफिन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका, टुवर्ड्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिटन बाय विलियम सिफिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें भी आपको मैच कराना है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा इसका। चलिए, ऑर्गेनाइजेशंस बुक किसकी है, हर्बर्ट साइमन की है, ए में आपका एक हो जाएगा, कौन सा सही है अभी तक, ए में एक है और किसी में नहीं है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी में आपका हो जाएगा दो, एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डेवलपमेंट कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रेजमेटिक सोसाइटी। प्रेजमेटिक सोसाइटी आपको पता है फ्रेडरिक से जुड़ा हुआ है, प्रेजमेटिक समाज, ठीक है। फिर अप्रोच टू डेवलपमेंट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड चेंज, ठीक है, ये जुड़ा हुआ, ये बुक है मोंटगोमरी की, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एल उर्बिक की है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, प्रिज्मेटिक दृष्टिकोण और साला मॉडल को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से किसे जिम्मेदार माना जाता है या किसने दिया सिद्धांत, तो सबको पता है ये फ्रेडरिक्स का सिद्धांत है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हु प्राइमरली क्रेडिटेड फॉर द डेवलपिंग द इकोलॉजिकल अप्रोच, प्रिज्मेटिक अप्रोच एंड साला मॉडल, ठीक है। तो ये है फ्रेडरिक्स से जुड़ा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कथन कारण वाला। फ्रेडरिक्स के द्वारा विकसित किए गए मॉडल में बहुकार्यात्मक, अल्पकार्यात्मक और समपार्श्वीय समाज प्रस्तुत किया गया है, तो बिल्कुल सही है। फ्रेडरिक्स ने जब अपना एक साला मॉडल दिया या कह लें बाजार कैंटीन मॉडल दिया, तो इसमें इन्होंने बहुकार्यात्मकता को भी दिखाया, अल्पकार्यात्मकता को भी दिखाया, कैसे एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है, समपार्श्वी समाज होता है कैसे, उसके बारे में भी इन्होंने बात की। रीजन क्या था, इन्होंने बताया कारण में कि समपार्श्वी समाज जो है वो बहुकार्यात्मक और अल्पकार्यात्मक के मध्य माना जाता है, ठीक है। जो ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी है ये कह लें, ठीक है, तो ये जो समपार्श्वी समाज है, समपार्श्वी समाज जो है ये बहुकार्यात्मक और अल्पकार्यात्मक के बीच के जो संदर्भ देखे जाते हैं, उन दोनों के बीच में एक तरीके से ये ओवरलैपिंग या कह सकते हैं पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से कथन कारण दोनों से ये कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इन द मॉडल डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक्स मल्टीफंक्शनल, हाइपोफंक्शनल एंड कोलेटरल सोसाइटी इज अ प्रेजेंटेड, तो बिल्कुल सही है। कोलेटरल सोसाइटी इज कंसिडर्ड टू बी द बिटवीन द मल्टीफंक्शनल एंड द हाइपोफंक्शनल, ठीक है। तो जो कोलेटरल सोसाइटी का रिलेशन है वो हाइपोफंक्शनल और मल्टीफंक्शनल के बीच में ये काम करता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका कथन कारण दोनों से ये कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं,
तुलनात्मक लोक प्रशासन के नौकरशाही मॉडल, तुलनात्मक लोक प्रशासन में नौकरशाही मॉडल में मैक्स वेबर ने कुछ लक्षण प्रस्तुत किए थे। इन लक्षणों के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा लक्षण तुलनात्मक लोक प्रशासन में सही है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन में जो है योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए किसी भी अधिकारी का, किसी भी नौकरशाही में। ठीक है, पद सोपान की व्यवस्था होनी चाहिए तुलनात्मक लोक प्रशासन में। तुलनात्मक लोक प्रशासन का नौकरशाही मॉडल, ठीक है, ये मैक्स वेबर से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। इसकी क्या क्या विशेषता बताई है मैक्स वेबर ने? तो योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए, ठीक है, सोपानिक व्यवस्था होनी चाहिए, नियमों की कठोरता से पालन होना चाहिए, अपेक्षित सत्ता का प्रदत्तीकरण भी होना चाहिए, ठीक है, डेलीगेशन भी इसमें होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन क्या है आपके सही हो जाएंगे, डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैक्स वेबर हैज प्रेजेंटेड सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ अ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंक्लूडेड? तो सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बिल्कुल करेक्ट है। अरेंजमेंट ऑफ अ हायरार्कीज तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द रूल ये भी सही है। और डेलीगेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड अथॉरिटी तो ये भी सही है। चारों ऑप्शन आपके सही है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस हिसाब से तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो नौकरशाही मॉडल है इसमें ये चारों विशेषताएं पाई जाती हैं जिसको मैक्स वेबर ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्रेडरिक्स के द्वारा प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात की गई, प्रिज्मेटिक समाज की जो कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, तो फ्रेडरिक्स ने प्रिज्मेटिक समाज की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो फ्रेडरिक्स ने कहा कि जो प्रिज्मेटिक समाज होती है उसमें विजातीयता पाई जाती है, ठीक है, उसमें औपचारिकता पाई जाती है, उसमें ओवरलैपिंग पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, फ्रेडरिक्स के प्रिज्मेटिक समाज की विशेषताएं हैं। इसमें बहुत सारी विशेषताएं और भी पाई जाती हैं क्योंकि ऑप्शन में लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिक्स हैज गिवन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिज्मेटिक सोसाइटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड? तो हेट्रोजेनिटी पाई जाती है, फॉर्मेलिटी होगी, म्यूचुअलिटी एंड ओवरलैपिंग भी पाई जाती है। तो इस ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फ्रेडरिक्स ने प्रिज्मी समाज की कुछ विशेषताएं बताई, जैसे औपचारिकता पाई जाती है इसमें समाज में, दोहरी संरचना होती है, ओवरलैपिंग की भूमिकाएं होती हैं, अनुकूलन एडॉप्टेबिलिटी होती है इसमें, प्रशासनिक अंतराल होता है इसमें, ठीक है। फिर बहुमानक दंडवाद होता है, बहुकार्यात्मक होती है, बहुसांप्रदायिकता होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, बाजार कैंटीन मॉडल इसमें आता है प्रिज्मेटिक समाज में ही, प्राधिकरण बनाम नियंत्रण होता है इसमें, मूल्य अनिश्चितता होती है, राजनीतिक अस्थिरता होती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रिज्मेटिक समाज की विशेषताएं फ्रेडरिक्स ने बताई है। इनको आप एक एक करके यहाँ पर समझ लेना, अच्छे से आप इसको पढ़ लेना। हालांकि जब चीजें हम वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस जब हम स्टडी करेंगे 6 जनवरी के बाद से, जब हमारा न्यू क्लास स्टार्ट होगा, तो वहां पे सारी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे जो भी हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। फ्रेडरिक्स है डिस्क्राइब द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो फॉर्मलिज्म होता है इसमें, डुअल स्ट्रक्चर होता है, ओवरलैपिंग होता है, एडेप्टेबिलिटी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव गैप होता है। तो ये सारी चीजें होती है। आप इनको थोड़ा सा एक एक करके पॉइंट्स वाइज याद रखिएगा बस, ठीक है। पॉइंट्स ही एग्जाम में पूछेगा आपको, इनके अंदर की बहुत ज्यादा डिटेलिंग एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है। अब देखिए शब्द आ गया ना, विकास प्रशासन। मैंने आपको बताया था 2 शब्द आएंगे, एक आएगा विकास प्रशासन, एक आएगा प्रशासनिक विकास। प्रशासनिक विकास, तो ध्यान रखना इन शब्दों का। जब विकास प्रशासन आए तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, एडवर्ड बिडनर को लगाना है, ठीक है, एडवर्ड बिडनर को। अगर वहीं पर प्रशासनिक विकास आ जाए तो फिर आपको लगाना है फ्रेडरिक्स को। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विकास प्रशासन की अवधारणा को सर्वप्रथम किस विद्वान के चिंतन में देखा गया? तो एडवर्ड बिडनर जो है विकास प्रशासन के पिता भी माने जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरफ आएगा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। रिक्स में आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। इसको आपको विकास प्रशासन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए ना सब चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाए हैं। अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ने से क्या फायदा होगा कि आपको एक तो सारे चैप्टर, आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। और अभी आपने देखा तुलनात्मक लोक प्रशासन,
इसके पहले आपने देखा नवीन लोक प्रशासन या नव लोक प्रशासन के ऊपर बना। इसके बाद आपने देखा इसके पहले वाले पार्ट में कुछ जो भी चीजें हो रही सब स्टार्टिंग चैप्टर से लेकर के आपके लोक प्रशासन के जितने भी चैप्टर्स हैं, है ना, उनमें से सारे चैप्टर्स को मिलाकर के क्वेश्चन बनाया गया है एक, और वो भी क्रम वाइज क्वेश्चन मैंने बना रखा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि इसमें उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं कि पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से, दूसरा क्वेश्चन लास्ट के चैप्टर से, ऐसा आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, विकास प्रशासन के संबंध में आपको क्या करना है, मैचिंग के लिए लगाना है कौन कौन सा कथन इसमें से करेक्ट ऑप्शन मैच है। ठीक है, विकास प्रशासन का संबंध विकास कार्यक्रमों के और योजनाओं को क्रियान्वित करने से है, तो ये कौन बोलता है, फ्रेडरिक्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो विकास प्रशासन पहले आ गया, मैच कराना था एडवर्ड बिडनर में, है ना, तो अब देखिए विकास प्रशासन यहाँ भी तो है। विकास प्रशासन से सारे थिंकर जुड़े हुए हैं, जैसे फ्रेडरिक्स भी हैं, एडवर्ड बिडनर भी है ना, और मोंटगोमरी भी है, जीएफ गॉट भी है, तो सारे थिंकर ऐसे हैं जो विकास प्रशासन जुड़े हैं। लेकिन जब दोनों में से अगर कभी ऐसा कोटेशन आए इस तरीके से, तब आपको ज़्यादातर ध्यान रख के लगाना पड़ता है। मैंने आपको क्या बताया कि ये केसेस जो है 99% हमेशा एग्जैक्ट सही होते हैं, कभी कभी 1% में आपको चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं। लेकिन जब आपको ऑप्शन ना पता हो, जैसे ये वाला स्टेटमेंट आ गया, अब जैसे इसमें से फ्रेडरिक्स भी है, एडवर्ड बिडनर भी है ना, तो आपको क्या करना था इसमें से, तो अब ज़्यादातर क्वेश्चन में जैसे विकास प्रशासन आता तो मैं एडवर्ड बिडनर को लगाता। ठीक है, अगर कोटेशन आता तो, चाहे उसमें अगर आपको देखिए एग्जैक्ट क्या होता है, कोटेशन किसी को भी याद नहीं होता, तो उसमें हम एक गेस करके लगाते हैं कि विकास प्रशासन पहले आया तो एडवर्ड बिडनर सही हो जाएगा, और प्रशासनिक विकास पहले आएगा तो फ्रेडरिक्स को हम लगा देते हैं एज इट इज। ठीक है, तो ये मेरा अपना एक ओपिनियन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ हर एग्जाम में, और लगभग 99% केसेस में सारे ऑप्शन मेरे ऐसे ही सही हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ आप लोग थोड़ा सा अपने ट्रिक्स भी बनाइए जिसकी वजह से आप थोड़ा सा बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक है, चलिए विकास प्रशासन में लोक अभिकरणों को संगठित और प्रशंसित करने पर बल दिया जाता है, तो ये जीएफ गॉट का या गॉट का स्टेटमेंट है। विकास प्रशासन मुख्य रूप से कार्योन्मुख है। अब देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य उन्मुख है और प्रशासनिक प्रणाली पर ये बल देता है। तो कौन कहता है ऐसा, तो ये आपका एडवर्ड बिडनर का स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका डी बचता है, डी में आपका चौथा सही हो जाएगा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से विकास प्रशासन की कौन सी विशेषता है। देखिए इतने क्वेश्चन विकास प्रशासन पे आपके हो जाएंगे, तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, जिससे आपका एक एक टॉपिक वाइज पूरा क्लियर हो जाएगा। आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा, थोड़ी सी भी अगर मेहनत की होगी लोक प्रशासन के ऊपर, तो आपका सारा चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो हम चैप्टर लोक प्रशासन के ऊपर पढ़ेंगे डिटेल में, वहां पे सारी चीजों को क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम चैप्टर वाइज फिर से क्वेश्चन लगाएंगे। विकास प्रशासन के ऊपर 40-50 क्वेश्चन लगाएंगे, फिर तुलनात्मक लोक प्रशासन के ऊपर 40-50 क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे हमने पॉलिटिकल थ्योरी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्वेश्चन के ऊपर, वैसे एज इट इज हम यहाँ पे भी क्वेश्चन लगाएंगे। ये तो हमारा एक अभी मिशन जेआरएफ के ऊपर जो हम अभी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उसमें से हमने ये क्वेश्चन बना रखे हैं, उसके लिए बना रखा है। ठीक है, ये आप फाइनल मत समझ के चलिएगा कि हमारा आगे के टेस्ट सीरीज नहीं होंगे, है ना, आगे के टेस्ट सीरीज भी होंगे, आगे चैप्टर्स भी होंगे, सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए विकास प्रशासन की कौन कौन सी विशेषता है, तो ये प्रजातांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक कार्य कुशलता पर यह बल देता है, प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रेनिंग, उनके प्रशिक्षण, उनके ट्रेनिंग पर ज्यादा बल देता है, उनकी कार्य कुशलता को आगे लाने की बात करता है। औद्योगिक समाज में प्रशासन की बात करता है। तो इस हिसाब से चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो सही है, रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक वैल्यू से जुड़ा हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी की बात करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इफिशियंसी बढ़नी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यहाँ भी जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में भी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सभी इसके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए यहाँ पर विकास प्रशासन की विशेषताएं यहाँ पे दे रखी हैं। परिवर्तन अभिविन्यास पर बल देता है, लक्ष्य पर प्राप्त करने की बात करता है, अभिनव प्रशासन पर बल देता है, ग्राहक उन्मुखी प्रशासन पर बल देता है, भागीदारी उन्मुखी प्रशासन पर बल देता है, प्रभावी समन्वय पर बल देता है, परिणाम पर बल देता है। विकास प्रशासन यथास्थिति पर बल नहीं देता, ध्यान रखना, ये यथास्थिति पर फोकस नहीं करता, ये डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, ये हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है, ना कि यथास्थिति।
यथास्थिति को ये नकारता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह किसी व्यवस्था में कुछ सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाता। जब ठीक है, विकास का मतलब है कि किसी भी व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन या पॉजिटिव चेंजेस लाए तभी हम उसको विकास मानते हैं, अदरवाइज हम उसको डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा जरूर चैनल को, और चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा मैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ अ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर फॉलोइंग, जैसे कि चेंज ओरिएंटेशन है, ये गोल ओरिएंटेशन पर फोकस करता है, इनोवेटिव है ये। ठीक है, इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करता है, क्लाइंट ओरिएंटेड है ये, क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बल देता है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर फोकस नहीं करता बल्कि जनता के लक्ष्यों को अचीव करने के लिए। ठीक है, पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है ये, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन पर बल देता है, रिजल्ट ओरिएंटेशन है ये। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी स्टेटस को, ध्यान रखना ये स्टेटस को कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की बात करता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत दिए गए पोस्ट कॉर्प, ठीक है, पोस्ट कॉर्प POSD, CO को एक साथ लिखते हैं RB। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, तो अब इसमें से पूछ रहा है कि पोस्ट कॉर्प सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है। इसमें प्लानिंग तो सही है। ठीक है, अधिकारी ऑफिसर कहीं नहीं, प्लानिंग यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक एक करके, यहां पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट देना, और बजटिंग यानी बजट बनाना। बजटिंग, अब देखिए इसमें से ऑफिसर के बारे में कहीं कहा गया है तो ये नहीं होगा, सिलेक्शन के बारे में कहीं नहीं कहा गया है, बजटिंग के बारे में कहा गया है, बजट निर्माण के बारे में, तो ये तो सही है, ये तो शामिल है। ठीक है, पोस्ट कॉर्प में ये प्लानिंग और बजटिंग शामिल है, लेकिन पोस्ट कॉर्प में ऑफिसर की बात और सिलेक्शन की बात नहीं की गई है। तो पूछा है क्या शामिल नहीं है, तो शामिल यही नहीं होगा, 2 ऑफिसर और सिलेक्शन, 2 और 3 शामिल नहीं है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3 शामिल नहीं है। ठीक है, 2 3 शामिल नहीं है। चलिए, ऑफिसर और सिलेक्शन ये शामिल नहीं होगा, बाकी सारे आपके ऑप्शन 2 और 3 यही शामिल नहीं है, नॉट करेक्ट है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, पोस्ट कॉर्प में आपको पता है लूथर गुलिग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। दूसरे विश्व युद्ध या महायुद्ध के पश्चात लोक प्रशासन के नवीन आयाम के रूप में विकास प्रशासन अस्तित्व में आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया विकास प्रशासन जो है 1945 के बाद यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये अस्तित्व में आया था, क्योंकि अब नवीन लोक प्रशासन में इसलिए आया है क्योंकि अब दूसरी दुनिया के बहुत सारे देश, तीसरी दुनिया के बहुत सारे देश आजाद हुए, इस समय उदय हुए बहुत सारे देश, और अब जरूरत थी कि प्रशासन में, लोक प्रशासन में कुछ बदलाव लाने की। जो प्रशासन में परंपरागत कमियां थी लोक प्रशासन में, उन शास्त्रीय कमियों को या परंपरागत कमियों को दूर करने के लिए ही नवीन लोक प्रशासन लाया गया। तो बिल्कुल सही है। कारण क्या सही है इसका, कि लोक कल्याण की तुलना में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर यह अधिक ध्यान देना ही इसका विकास प्रशासन का मूल लक्ष्य है, तो गलत है। विकास प्रशासन का लक्ष्य जो था वो कल्याणकारी कार्य को आगे बढ़ाना था, ना कि केवल कानून व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देना था। ठीक है, तो ये वाला सही है, कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, कथन सही है और कारण गलत है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम एग्जिस्टेंस एज अ न्यू डायमेंशन ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो बिल्कुल सही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज टू पे मोर अटेंशन टू मेंटेनिंग द लॉ, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है भैया। ठीक है, ज्यादातर इसका अटेंशन ये नहीं था कि
रूल एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना। रूल एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना जो है क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलफेयर स्टेट को आगे बढ़ाना, वेलफेयर वर्क को आगे बढ़ाना था। तो इस हिसाब से ए सही है और आर गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है और रीजन क्या है? रॉन्ग है। चलिए इजी क्वेश्चन है। किसने बोला कि प्रशासन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन दर्शन जो है जीवन दर्शन के जैसा प्रतीत होने लगा है? तो ये मार्शल डिमॉक का स्टेटमेंट है। हु सेड दैट द स्कोप ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम सो वास्ट दैट द फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिगन टू द लुक लाइक अ फिलोसफी ऑफ अ लाइफ? तो मार्शल डिमॉक, एम डिमॉक या मार्शल डिमॉक। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सबको पता है, पीओ ट्रिपल सी। पीओ ट्रिपल सी जो है हेनरी फ्यूल से जुड़ा हुआ है ना। लूथर गुलिक से पोस्ट कॉर्ब आपने पढ़ा था, पोस्ट कॉर्ब, CORB, पोस्ट कॉर्ब है। लूथर गुलिक से है पीओ ट्रिपल सी। एक पी का मतलब है प्लानिंग। ये देखिए याद रखना है आपको सीक्वेंस में, ऑर्गेनाइजिंग, सी से है कमांडिंग, फिर अगले पी ओ ट्रिपल सी होना चाहिए, एक गलत हो गया। कमांडिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग अगले सी से होगा, कोऑर्डिनेटिंग, फिर अगले सी से होगा कंट्रोल। ठीक है, ये याद होना बड़ी बात नहीं है, याद सीक्वेंस में करना है इसको। ठीक है, और याद करेंगे इंग्लिश में, हिंदी में नहीं याद करेंगे। हिंदी में याद करोगे तो भूल जाओगे। हिंदी में क्या होता है, ऊपर नीचे शब्द हो जाते हैं, आप तालमेल, नियंत्रण इन सब में बनाने में क्या होता है, हिंदी के शब्दों में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो पीओ ट्रिपल सी का आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये है हेनरी फ्यूल, पीओ ट्रिपल सी। यहां पे भी दे रखा है, यहां देखिए ये भी गलत हो गया। देखिए पीओ ट्रिपल सी, ऐसा कर लीजिए, POCCC। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल। ये क्या है, आपको एग्जैक्ट एज इट इज सीक्वेंस में ही याद होना चाहिए। पीओ ट्रिपल सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये क्या है, हेनरी फ्यूल का पीओ ट्रिपल सी का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन आज का, टुवर्ड्स अ फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा लिखी गई, ये पुस्तक बताना है। ठीक है, टुवर्ड्स अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टुवर्ड्स अ फिलोसफी ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखा है? तो क्रिस्टोफर हॉकिंसन ने लिखी। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, टुवर्ड्स अ फिलोसफी ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेशन रिटन बाय द क्रिस्टोफर हॉकिंसन। एक बार बार एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ऑसबोर्न और गेबलर की बुक, ऑसबोर्न और गेबलर, इनकी बुक है द री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, री इन्वेंटिंग, द री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, द री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ऑसबोर्न गेबलर की बुक है। ये एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है, पीजीटी में भी बार बार एग्जाम पूछा था, तो इसको आप स्टार बनाकर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन 20 हम मिलेंगे इवनिंग में, हो सकता है तो इवनिंग में हमारी एक वीडियो आज और अपलोड हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए।